तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई जो है वो निरंतर ही अपने गति से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंतित होंगे, या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी वो भी चिंतित होंगे। दोनों बात है। एक होता है ना कि या तो जो बहुत अच्छा पढ़े हैं वो भी कंफ्यूजन में है कि मैं कितना बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा, ये उनके मन में चल रहा होगा। और एक वो तबके के होंगे जो बिल्कुल ही पढ़ाई को धीमी गति में रखे होंगे। खैर बहरहाल इन सभी बातों पे बाद में भी चर्चा हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है। किसमें? एग्जाम्स में काम आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो ट्वेल्थ का टॉपिक है पहले चैप्टर का, उसको पढ़ने से पहले जब हम अपने सिलेबस को देखते हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जब उसको हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको दिखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले समझते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं और उसको पढ़ने का मकसद क्या है। ठीक है। तो जब तक हम चीज़ों को उसके गहराई तक ना समझेंगे तो हमें वो बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। और फिजिक्स को जब भी आप पढ़ें, खुद से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स जो है, जो घटना हमारे आसपास में फिजिकल एक्टिविटीज है या कोई मशीनरी एक्टिविटी है, जो भी हो रहा, जो हम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो तकनीक हो, मशीन हो, कुछ भी हो, या हम फिजिकल वर्क ही कुछ कर रहे हैं, जब जब तक आप उन चीज़ों को अपने आप से रिलेट नहीं करेंगे, जब तक उनको आप रेफरेंस के साथ ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपको वो हमेशा कन्फ्यूजन देगा। हालांकि फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत एक तरह से गेम है, स्पोर्ट एक्टिविटी समझ लीजिए, लेकिन उसको समझने के लिए एकदम तरीके से पैटर्न में समझना है। ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए अपने आज के टॉपिक पर। हमारा बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ अपने दिमाग में लाते हैं कि जैसे हम लोग पहले बचपन में पढ़े होंगे। बचपन का मतलब है कि अभी हम ट्वेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ के चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम पढ़े होंगे 11th पढ़े होंगे, 11th से पहले क्लास 10th पढ़े होंगे, क्लास 10th से पहले 9th पढ़े होंगे। ऐसे करके जब से आप प्राइमरी से शुरू किए होइएगा, प्ले स्कूल से पढ़ना शुरू किए होइएगा, नर्सरी, जैसे नर्सरी से तो पढ़ते हैं बेसिकली, तो उन सबको अगर काउंट करके देखा जाए तो हर क्लास में, हर स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ सीखते गए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये बात अलग हो सकती है कि आज आपका हर सब्जेक्ट का सेपरेट एक बुक होता है, उसका सेपरेट पोर्टफोलियो होता है, लेकिन उस समय में कुछ और था, मतलब कि एक जगह कंबाइन करके आपको दिया जाता था। ठीक है, ये बात अलग। चलिए बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हालांकि ये टॉपिक है, अपने आप में यूनिट है, इस यूनिट के 2 चैप्टर होंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स का वो ब्रांच जो चार्ज की रेस्ट कंडीशन में पढ़ा जाता है। मतलब कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है, ठीक है, जिसमें चार्जेज को रेस्ट में स्टडी किया जाता है। कहने का मतलब है कि चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि कुछ मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उस पर चलेंगे, बाद में चलेंगे, फिलहाल हमको जो समझना है उसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस कंडीशन में पढ़ाई है? रेस्ट कंडीशन में। जब चार्ज है, चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में है, तब के पढ़ाई को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मुख्यतः अभी तक यही समझने की जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुख्य जानकारी कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना क्यों है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है, उसके रेस्ट कंडीशन को समझने के लिए, ठीक है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द चार्जेज एट रेस्ट। ठीक है,
आपको कंफ्यूजन मन में नहीं लाना है, क्योंकि हम एक एक चीज का विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे और हर चीज का एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझाएंगे, ताकि जीवन में कभी आप कंफ्यूजन में न आए। कंफ्यूजन में आना ही नहीं है कभी, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि कंफ्यूजन का लाइफ में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। उस तरफ हमको जाना ही नहीं है, हमको एक एक चीज को समझते हुए चलना। जैसे देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी जिक्र किए थे, ठीक है, इसका जिक्र किए थे, तो ये तो हमारा यूनिट 1 है। ये हमारा क्या है? यूनिट 1 है। ये हमारा यूनिट 1 है, ठीक। अब इसके अंदर जो हमको चैप्टर 1 पढ़ना है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, यही हमारा सबसे पहला, सबसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है। हमको इस बात का बखूबी ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलिए, हमको पढ़ना तो ये है, लेकिन अब क्या पढ़ना है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और उसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग थोड़ा अपने बचपन में चलिएगा, बहुत छोटे रहे होइएगा। छोटे रहने का मतलब है कि थोड़े छोटे रहे होइएगा, बहुत इतने छोटे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जितने हैं उससे थोड़े छोटे। मतलब कि क्लास 10th में चलते हैं हम, 10वीं कक्षा में चलते हैं। तो क्लास 10th के जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आप पढ़े होइएगा, जो आपका चैप्टर रहा होगा, जब उसको आप पढ़े होइएगा तो उसमें एक टर्म आया होगा चार्ज। उसमें एक टर्म आया होगा आपका चार्ज, ठीक है। उसमें एक टर्म आया होगा चार्ज, ये आया होगा, ठीक है। तो जब आप अपना एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक खोले होइएगा, जो आपका किताब रहता है, तो उस टेक्स्ट बुक में एक लाइन देखो होइएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। ये डिफिनीशन आप चेक कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में बखूबी लिखा हुआ है। ये डिफिनीशन आपको एनसीईआरटी के बुक में क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। क्लास 10th में आप अगर आप बुक पलट के देखेंगे, थोड़ा बचपन में रिकॉल करके, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। ये डिफिनीशन उसमें मेंशन है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है हमारा एनसीईआरटी का बुक, ठीक है, साइंस का बुक, नॉट फिजिक्स का बुक, साइंस का बुक, विज्ञान का बुक, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा का सारा समाया हुआ है। तो वो कहना क्या रहता, उस समय पे क्या कहना चाह रहा था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज है। बस इतना ही समझते हैं। देखिए, एक ही जगह एक्सेस नहीं जाएंगे, एक एक करके आपको डीपली समझाएंगे। बिल्कुल भी हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना, इतना ओपनली इसको हर चीज़ समझाएंगे कि आपको लगेगा कि इतना मुश्किल था। जिन लोगों को कभी डाउट रहा हो बचपन से, होता है ना, कभी कभी हम स्किप कर जाते हैं, क्लास में टीचर बता रहे हैं बचपन में, और हमको लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का चीज़ नहीं है, बहुत बोरिंग चीज़ है, तो सेम टाइम पे हम स्किप कर जाते हैं, ध्यान में नहीं लाते हैं, जिस वजह से आगे चल के हमारे दिमाग में लाइफ टाइम कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन हम आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर आप ध्यान से, डेडिकेशन से हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लेवल से डेप्थ नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है। बस आपको रिलेट करना है, समझना है, घबराना नहीं, ठीक है। तो क्लास 10 का ये जिक्र कर लिया कि चार्ज के बारे में ये कहा गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और समझाते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज है। एक तो ये बात हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको एक नोट और चीज समझा देते हैं। 12th में आपको एक और चैप्टर पढ़ना होगा, सेमीकंडक्टर, सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे अंतिम यूनिट का चैप्टर है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़िएगा ना, तो उसमें सेम चीज आएगा। अब आप लोग कहिएगा कि सर फर्स्ट चैप्टर से सीधा लास्ट चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको जानकारी दे रहे हैं बाबू, समझने की जरूरत है, हमें पता सब चीज़ होना है। जब ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली रेफरेंस कहाँ से है इसका? इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है, समझिए बात को, यहाँ बहुत बड़ा गेम है, एक बार दिमाग में समझ में आ गया, पूरा समझ में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट
जब इलेक्ट्रिक चार्ज का जब जिक्र करेंगे तो हमारा चार्ज के अंदर क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो या तो या तो ऐसा फ्लो होगा कि कभी कभी ब्रेकडाउन कंडीशन दे सकता है, कभी कभी हो सकता है एक्सेस करंट फ्लो हो जाए तो हीटिंग इफेक्ट के वजह से बर्न भी हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा सर्किट जल सकता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा, चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज जनरेट होगा, चार्ज गेन करेगा, सब चीज होगा, लेकिन रिस्क फैक्टर भी वहां पे ज्यादा है। मतलब कि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, घूम रहा है, चल रहा है, ऐसी स्थिति है। लेकिन जब हम अंतिम चैप्टर कभी पढ़ेंगे भविष्य में, निकटतम भविष्य में, तो उस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आपको एक चीज समझने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं। कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं बात को? देखिए, समझना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से कि यहाँ भी चार्ज में बात कर रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा तभी चार्ज का जिक्र होगा, जैसा हम क्लास 10 में बचपन में सुन लिए थे। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग सुन लिए थे बचपन में। लेकिन दूसरे टर्म में जब हम बहुत आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर होगा, तो उसमें जब हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कहना है कि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन कंट्रोल होगा। हमको जितना जरूरत है उतना ही हम उसको चलने देंगे, जरूरत से ज़्यादा उसको चलने नहीं देंगे। तभी आप देखते होइएगा कि जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, यंत्र हो गया, तो वो डैमेज नहीं होता है। जैसे हमको फ़ोन चार्ज करना होता है तो इसमें जितना अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ चाहिए, इसको मिल जाता है। बात तो यही है। तो मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कंट्रोल किया गया है कि किसी भी उपकरण को बर्बाद होने नहीं देता है, जितना जरूरत है उतना ही उसको चलने देता है। कारण तो यहाँ पर यही है। लेकिन बचपन की कहानी अगर हम याद करें तो वहाँ पे एनसीईआरटी में सेम चीज लिखा हुआ था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब वो फ्लो करेगा, अब वो कंट्रोल्ड फ्लो करे, अनकंट्रोल्ड फ्लो करे, सर्किट को जला दे, बचा दे, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फर्क यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, और इस बात को जीवन भर याद रखिएगा कि चार्ज का जिक्र करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कभी भविष्य में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 12th का ही सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें एक चीज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि फ्लो तो करेगा इलेक्ट्रॉन लेकिन अंडर कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर हम चलते हैं और गौर फरमाते हैं इस पर बहुत ध्यान से। अब थोड़ा ध्यान लगाइएगा, बिल्कुल ध्यान लगाना है। चार्ज पढ़ तो लिए, समझ भी लिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र करेंगे तो कंट्रोल्ड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को तो हम समझ लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी which associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect। कहने का मतलब है कि चार्ज तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज तब एक्सपीरियंस किया जाता है, तब समझा जाता है, या चार्ज का वो प्रॉपर्टी है, वो मामला है, या वो उसका नियत है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मैटर, कोई भी चीज, ठीक है, तब प्रोड्यूस होता है या अनुभव किया जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे दिखता है। अब ये कैसे दिखता है, एक्सपेरिमेंटली आगे आगे हम समझते चलेंगे। जैसे समझ लो कि तुम्हारे घर में, या तुम खुद को ले लो, अपने आप को ले लो, कि तुमको अचानक से न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन बनने का शौक जग गया। अब शौक जगा तो तुम क्या किए कि घर में कोई बिजली का वायर फेंका हुआ देखे, उसको बहुत अच्छा से छील लिए और दोनों हाथ में पकड़ के इलेक्ट्रिक बोर्ड में उसको इंसर्ट करके स्विच दे दिए। तो हो सकता है कि आप अगले कुछ पल किसी काम को करने की स्थिति में ना हो, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपके बॉडी में बहुत अच्छे लेवल पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक,
तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम तभी कहेंगे जब कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, चुंबकीय या विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, उसके प्रभाव को जब महसूस करेगा या प्रोड्यूस करेगा, तभी जो है हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी, वो ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसके साथ एसोसिएट होता है, सम्माहित होता है, ऐसे मैटर के साथ, ऐसे स्टेट के साथ जो कि क्या प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है किसको, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को, मतलब विद्युत के प्रभाव को या चुंबकीय प्रभाव को। ठीक है, सिंपल सा बात हमको ये समझना है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि ये जो चार्ज है नेचर में किस टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस पर चलते हैं और इसको समझते हैं। बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत आसान सा टॉपिक है, हम लोग इसको मुश्किल बना लेते हैं, हालांकि मुश्किल होता नहीं है। अब ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज, हमारे पास एक टाइप है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, इसको समझने से पहले ऐसा समझिए कि हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, जो हमारा पूरा स्पेस एटमॉस्फेयर है, ये दो ही चीज पे चल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या फिर हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। समझ रहे हो बात को? जब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, कभी ज़्यादा कभी कम, हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसी पे डेवलप है और उसी के भरोसे चल रहा है। सिंपल सा बात है। कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे भेद खुलता जाएगा। तो पहला हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस, मतलब पॉजिटिव रूप से ये प्रभावित होता है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, मतलब नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आप समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का साइन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा प्लस, नेगेटिव का साइन कुछ ऐसा होगा माइनस। ठीक है, अब समझते हैं। अब ये अलग बात है कि पॉजिटिव है तो प्रोटॉन का जिक्र करेगा और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि दोनों का साइन कुछ उसी तरह का होता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। चार्जेज विथ द सेम इलेक्ट्रिकल साइन, चार्जेज विथ द सेम इलेक्ट्रिकल साइन, ठीक है, रिपेल ईच अदर वाइल चार्जेज विथ द अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल साइन है, मतलब सिंबल है उसका, समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम मैथ में क्या करते हैं, -4 रखते हैं, कहीं पर फिर +5 रखते हैं, तो ये इसको जोड़ने का बता रहा है, ये घटाने का बता रहा है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी हमारा लागू होता है। ठीक है, साइन है, बताता है कि उसका किस तरह का नेचर है, वो जोड़ना जानता है या हटाना जानता है। अब ध्यान से देखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा चार्ज, ऐसा इलेक्ट्रिकल चार्ज या ऐसा साइन, ठीक है, जैसे जिसका सेम हो, मतलब कि या वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस होगा, तो एक दूसरे को धक्का मारेगा इधर, मतलब फेंकेगा, एक दूसरे को फेंकेगा, मतलब एक दूसरे की तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ भागेगा। अगर मान लीजिए कि वो यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे की तरफ भागेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा, एक दूसरे की तरफ भागेगा, धक्का देगा एक दूसरे को, दूसरे की तरफ भागेगा। मतलब कि अगर हम सेम नेचर के हैं तो कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर हमको कोई चीज को बांधना है तो लोहे को लोहे से हम नहीं बांध सकते हैं, समझिए बात को। जैसे आयरन रॉड से आयरन रॉड को हम बाइंड नहीं कर सकते हैं, हमको कोई दूसरा मटेरियल चाहिए होगा। अब आप कहिएगा कि सर पतला वाला आयरन का तार ले आएंगे, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सेम शेप का, सेम डायनेमिक्स का, सेम डायमीटर का कुछ अगर लाए और उसको हम बाइंड करना चाहें तो नहीं हो सकता। ऐसे समझिए कि जैसे सेम नेचर का इंसान है, मेल एंड फीमेल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मेल एंड फीमेल इमोशनली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, समझते हैं, भावना को भी समझते हैं, नीड को भी समझते हैं कि ये अपोजिट जेंडर के तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, सेम जेंडर है तो ये अलग बात है कि आज के केस में बहुत अलग केस है, ठीक है, हम उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेम जेंडर है
तो उस तरह का सेंटिमेंट नहीं होता। सेम जेंडर वाले एक दूसरे को उस लेवल पे नीड और रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग को नहीं डेवलप कर पाते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है बॉन्डिंग का, ठीक है। हालांकि ये एक एग्जांपल दिया है, लेकिन हमको समझना है प्रोसेस वही है, पर्पस वही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर 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 मान लीजिए कि ये ब्लैक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो सेम, और यहाँ भी हमारे पास ब्लैक ऑब्जेक्ट ही है, ये दोनों ब्लैक है, मान लेते हैं सेम ही होगा, ब्लैक है ब्लैक है। अब इसको हम अगर प्लेस करें, कोशिश करें यहाँ लाने का पास में, कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, ये फेंकेगा एक दूसरे को, मतलब सेम है, ठीक है। अगर हम ऐसा कर दें कि मान लो ये कोई डायरी है, ये कोई डायरी है, ठीक है, तो ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है, और इसको पास लाने का हम कोशिश करते हैं, अपोजिट है, सेम तो है ना, तो ये क्या होगा, क्लोज आ जाएगा, बहुत क्लोज नहीं आएगा लेकिन क्लोज आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि ऐसा चार्ज, ऐसा इलेक्ट्रिकल साइन वाला चार्ज जो कि सेम नेचर का है, वो क्या करेगा, दूर भागेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे से, सेम रिपेल, अपोजिट अट्रैक्ट, जैसे हम दो अलग अलग मटेरियल को लिए, वो अट्रैक्ट हो गया, सेम लिए दूर भाग गया, रिपेल हो गया, सेम चीज यहां पर होगा, ठीक है। अब चलते हैं और थोड़ा आपको प्रैक्टिकली फोटो में समझाते हैं, और इसको देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बताने के लिए देखिए बहुत कुछ है, लेकिन वही बात है ना कि एक बार में हर कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बताने के लिए हालांकि हमारे पास बहुत कुछ है, एक छोटे से टाइम में हर चीज़ तो नहीं बताया जा सकता है, तो हम चाहते हैं कि एक एक पॉइंट को एक एक टाइम में एक एक तरीके से विस्तार पूर्वक रिलेट करके, ताकि दिमाग में माइंड मैप बन जाए लाइफ टाइम के लिए, कि जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आए, सवाल आए, आप ज़्यादा परेशान ना हो। चलिए ध्यान से देखिए, जिनका बेस बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका सिंबल हमारा कुछ ऐसा है। अब ये एक दूसरे को टेल नहीं रहा, समझना है बात को, तो इसको, इसका साइन कुछ ऐसा होता है पॉजिटिव चार्ज का, और इसका साइन कुछ ऐसा होता है नेगेटिव चार्ज का, इसका साइन कुछ ऐसा होता है इसका नेगेटिव चार्ज का। ये क्या हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, साइन हमारा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। हालांकि ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है, लेकिन होता है ना कि कभी कभी हम दिमाग से भूल जाते हैं, तो उसको याद दिलाना पड़ता है कि हम भूले नहीं हैं, तुमको याद किए हुए हैं। जब याद किए हुए हैं तो दिमाग से तुम जाओगे नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां गौर से देखिए कि जब सेम है, बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखिए, जब बिल्कुल सेम है तो क्या हो रहा है, दूसरी तरफ भाग रहा है, रिपेल कर रहा है। मतलब लाइक चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, कोई भी साइन हो, जब सेम है, लाइक है, एक दूसरे के समानांतर है, सेम है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, यहां भी रिपेल होगा, दूर भागेगा, रिपेल मतलब दूर भागना, दूर भागना, यहां भी दूर भागेगा, दूर भागना, समझने के लिए दूर भाग रहा है, सिंपल सी बात है। मतलब ये अगर सेम मुट्ठी है, तो हम जब भी को लाने को करीब लाने का कोशिश करेंगे, ये क्या करेगा, दूर भागेगा, दूर भाग रहा है, तो समझो पास लाने का कोशिश कर रहे हैं, दूर भाग रहा है, ऐसे आ रहा है, दूर भाग रहा है। तो सेम चीज है कि जैसे ही सेम चार्ज को हम यहाँ पर ला रहे हैं, ये दूर भागने का कोशिश करेगा, ये भी दूर भागने का कोशिश करेगा। मतलब हो ना हो साथ में कंबाइन नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब सेम नेचर के लोग एक जगह रहेंगे। बड़ा सिंपल एग्जांपल आपके लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, कि मान लीजिए कि ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मतलबी है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। ऐसा समझो कि ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा इंसान लो जो बहुत एंगर वाला है, एंग्री बर्ड मान लो, ऐसी लड़की है जो बहुत गुस्सा दिखाती है, नाक पे गुस्सा रहता है, ठीक है। या फिर ऐसा लड़का है
जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, छोटे छोटे बात पे क्या हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर कह दो उसको, शॉर्ट टेम्पर कह दो। और उसका सामना सेम नेचर वाले, सेम एंग्री बर्ड से हो जाए, एग्रेसिव पर्सन से हो जाए, या शॉर्ट टेम्पर मिजाज वाले से हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में महाभारत, या उसको WWF का बैटल बोल सकते हैं। मतलब इतना अच्छा खासा आर्गूमेंट और इतना अच्छा खासा लड़ाई होगा कि जो भी सर के बाल होंगे या दांत जो 32 दिखता होगा उनका, वो दिखने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर सेम नेचर के भी लोग मिल जाए, सेम प्रवृत्ति के भी इंसान मिल जाए, तो संभावना यही है कि ईगो का स्ट्राइक होगा, विचारों का, मतलब ओपिनियन का, अंडरस्टैंडिंग का भी क्लैश होगा। तो कहने का मतलब है कि वो कभी भी एक साथ ना काम कर सकते हैं, ना एक साथ किसी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और ना ही एक साथ वो किसी काम को अंजाम देने की स्थिति में आएंगे। क्योंकि हो ना हो एक जगह वो आ ही नहीं सकते हैं, यानी कि वो कंबाइन हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उनका मेंटालिटी सेम है। तो वहाँ पे ओवरलैपिंग होगा इस सोच को लेकर कि नहीं मेरी बात सही है तो मेरी बात सही है, मेरा सजेशन सही है तो नहीं मेरा सजेशन सही है। इस वजह से वो कभी भी कंबाइन होके नहीं हो सकते। आप जब भी देखते होइएगा कि दोस्ती जब भी होती है दो लोगों के बीच में, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बिल्कुल अलग होते हैं। मिजाज में, सोच में, दुनिया को देखने के नज़रिया में, काम करने के नज़रिया में, पढ़ाई करने के नज़रिया में, हर नज़रिया में वो थोड़े अलग होते हैं, एकदम सेम नहीं होते हैं। मतलब समझ रहे हो बात को? ऐसे लोग जो अलग मेंटालिटी, अलग का मतलब नदी का दो किनारा भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? अगर नदी का दो किनारा हो जाएगा तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? थोड़ा पास होना चाहिए, बहुत पास नहीं होना चाहिए, तब उनका कुछ ना कुछ। जैसे मान लो कि किसी को बहुत अच्छा पेंटिंग आता है और किसी को बहुत अच्छा स्केचिंग आता है, मतलब कोई स्केच बहुत अच्छा बना लेता है, कोई पेंट बहुत अच्छा कर लेता है। तो वो दो लोग जब मिलेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा एक आर्ट फॉर्म या आर्ट वाला कंपनी बनेगा। या फिर मान लो कि दो ऐसे लोग जो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं और एक ऐसा लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है। तो जब ये दो दोस्त बैठेंगे, मे बी मेल फीमेल कुछ भी हो, वो अलग चीज़ है, बायोलॉजिकल नीड की तरफ हम नहीं जाते हैं, जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा पेंटर है और एक बहुत अच्छा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखता है, ई कॉमर्स को जानता है। जब वो दो लोग मिलेंगे तो एक बहुत अच्छा कंपनी बना सकते हैं, बहुत अच्छा एक अपना पोर्टल बना सकते हैं जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। मतलब दो अलग विचार का मिलना। सेम वहाँ पर होता है कि दो सेम चार्ज है तो दूर भागेगा, अलग चार्ज है मतलब कि अलग अलग चार्ज है तो पास आएगा। मतलब अलग अलग गुण है तो साथ में काम करेंगे, सेम गुण है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में बर्बाद हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि लाइक चार्ज रिपेल, ठीक है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। मतलब सेम नेचर का चार्ज है, एक दूसरे को दूर कर देगा। अपोजिट चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, पास आ जाएगा, पास आ जाएगा, पास आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कुल मिला के हमको ये बात समझने की जरूरत है। अब चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं और इसको समझते हैं, आगे के बात को। हालांकि अभी तक जो भी चीज हम लोग देखे हैं वो चार्ज के नेचर को बताया, उसके साइन को बताया, चार्ज किस तरह से काम करता है, कैसे बनता है, वो समझे हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कूलम बोलते हैं, उसको हम लोग कूलम बोलते हैं। बचपन में भी आप लोग सुनते आए होइएगा कि चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कूलम बोलते हैं, जिसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब समझते हैं कि एक कूलम बराबर क्या होता है, एक कूलम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक कूलम कैसे डिफाइन होगा, चार्ज एट 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब समझिए बात को। तो इसका कुछ इस तरह से लिखते हैं, 6.24 6.24 क्वीन ट्रिलियन
इलेक्ट्रॉन्स, क्विंटिलियंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को तोड़ ताड़ के हम लोग लिखते हैं फाइनली 6.24159 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। हालांकि आगे चल के जैसे जैसे हम लोग दो चार्ज को अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे, उसको समझने का जब प्रयास करेंगे, तो आपको एक एक चीज बताएंगे कि ये कैसे आया, क्यों आया, इसको समझने का पर्पस क्या था। तो सारा चीज को एक एक करके जिक्र करेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे हमारा लॉजिक क्या था, और कैसे चार्ज के किसी भी चीज को जब हम किसी मास के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी नए यूनिट या नए फिजिकल क्वांटिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो कैसे जनरेट होता है, क्या होता है उसमें, हमको बेसिकली यही समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, तो एक कूलम बराबर क्या होता है, चार्ज एट 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। साइन हमेशा माइनस ही रहेगा, ठीक। तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा चार्ज होता है, बेसिक है, बहुत बेसिक समझा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के इसको और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम बहुत बेसिक समझा रहे हैं, ताकि जब हम आगे पढ़ें एक एक टॉपिक को इलाबोरेट करके, डिस्क्राइब करके, तो हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन या मुश्किलों का सामना न करना पड़े। चलिए चार्ज के प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं कि चार्ज का प्रॉपर्टी कैसा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला प्रॉपर्टी समझते हैं बहुत ध्यान से। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा, हम थोड़ा सा समझा देते हैं। अब चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी समझने का मतलब है कि आप लोग जब क्लास 11th में पढ़े होइएगा, तो आपका पहला चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर आप पढ़े होइएगा, उसमें एक चीज़ आप लोग देखे होइएगा कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे मास, वेट, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि जैसे हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब कहने का मतलब कि टेम्परेचर जो है, कहने का मतलब है कि कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस है, तो किसी डायरेक्शन में तो नहीं है ना। कोई 5 किलो का आदमी है, हालांकि 5 किलो का आदमी कोई होता नहीं है, लेकिन मान लेते कोई 5 किलो का चीज़ है, वस्तु है, मटेरियल है, तो किसी डायरेक्शन में तो नहीं है, जस्ट अमाउंट है, उसका क्वांटिटी है। तो ऐसा क्वांटिटी है कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हम बता पा रहे हैं कि इतने है, एक मेजरमेंट दे पा रहे हैं, एक स्केल दे पा रहे हैं कि इस स्केल पे इतने अमाउंट में है, इतने क्वांटिटी में है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है, किस लिए है, वो हम बता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नोट में समझा दे रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वांटिटी, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन जो है नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सिंपल सी बात है। जब कहने का मतलब है कोई वजन का, मास का, वेट का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, टेम्परेचर का, तापमान का कोई डायरेक्शन होगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको समझना। अब मान लीजिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो पहला चीज ये हो गया कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। कहने का मतलब है बाबू कि चार्ज जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा चार्ज है, एक स्पेस में अलग अलग बॉडी पे बहुत सारा चार्ज है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्यू, चार्ज को क्यू से भी डिनोट करते हैं, और उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो चार्ज के लिए क्यू से क्या लिखेंगे, क्यू टी, मतलब टोटल चार्ज कितना परसेंट है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका तो हम ये भी अपना सकते हैं। अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें अपने प्रॉपर्टी का, चार्ज के प्रॉपर्टी का, दूसरा उठा के देखिए कि चार्ज ट्रांसफरेबल है, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी मेटालिक सरफेस को या ऑब्जेक्ट को ले लें, उसको बहुत ज़्यादा घिस दे, रबिंग कर दे उसका, तो उस पर चार्ज डेवलप हो गया,
किससे हुआ? हीट के ट्रांसफर होने की वजह, एक दूसरे फ्रिक्शन की वजह से होता है। समझिए बात को, अगर हम किसी चीज को घींच रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप किसी आयरन का रॉड है, अगर उस पर बहुत ज्यादा रस्टिंग हो गया, उसको साफ करना है, तो अब आयरन का ही कोई मटेरियल लेके या फिर किसी दूसरे सरफेस पे, रफ सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे उसको बार बार घिसते हैं, बहुत बार बार उसको फ्रिक्शन देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घिसते हैं उसको, रबिंग करते हैं, तो सेम टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे चार्ज डेवलप होने लगता है, उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे चार्ज डेवलप होने लगता है, और धीरे धीरे हीट, चार्ज की वजह से हीटिंग टेंडेंसी वहाँ पे आ जाती है। और वही चीज़ रबिंग करने के बाद आप किसी के बॉडी में टच कर दीजिए, उलट के आपको 2 थप्पड़ जड़ देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि हीट वहाँ पे चार्ज की वजह से आ जाता है, ठीक है। हालांकि वो भी चीज़ अभी समझाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है चार्ज ट्रांसफरेबल है व्हेन अ चार्ज बॉडी इज पुट इन अ कांटेक्ट विथ एन अनचार्ज बॉडी। कहने का मतलब है कि कोई चार्ज है, देखो हम सिंपल समझाते हैं कि मेरा हाथ बहुत ठंडा है, ठंडा का मौसम है, ठंड का मौसम है, कोल्ड है, हाथ मेरा बहुत ठंडा है, कोई आदमी कंबल में बहुत चैन से सो रहा है, इत्मीनान से सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, शरीर उसका गर्म है, मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर के हिसाब से बैलेंस है, हम बाहर से आए ठंडा हाथ लेके उसके बॉडी में टच कर देंगे, तो सोच के देखो कि मेरा भी तो कुछ ना कुछ हालत था, मेरा बॉडी का टेम्परेचर कुछ और था, उसके बॉडी का टेम्परेचर कुछ और था, जब टच होगा तो या तो उसका चार्ज हम में ट्रांसफर होगा, या मेरा चार्ज उसमें ट्रांसफर होगा, तो कहने का मतलब है कि दो अलग कंडीशन का, ठीक है, या तो वो चार्ज बॉडी है, हम अनचार्ज बॉडी है, ठीक, ऐसा समझिए बात को। तो कहते हैं कि व्हेन अ चार्ज बॉडी पुट इन कांटेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है, या अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, मतलब जब किसी, मान लीजिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा बॉडी है, कोई ऐसा बॉडी है जो कि चार्ज है, इसको मान लेते हैं कि कोई चार्ज बॉडी है ऐसा, ये कोई चार्ज बॉडी है, ए मान लेते हैं इसको, चार्ज है, अब इसको कांटेक्ट में लाए एक अनचार्ज बॉडी को, ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज नहीं है, अब जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस पर ट्रांसफर कर देगा, इस पर तो पहले से था, पूरा भरा पड़ा था, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देगा, मतलब कहने का मतलब है कि जब इसके कांटेक्ट में आएगा एक अनचार्ज बॉडी, ठीक है, किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये टर्म सही है कि चार्ज जो है ट्रांसफरेबल है, मतलब चार्ज परिवर्तनीय है, चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब उसके संपर्क में, उसके निकट में हम लाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को खुजली है, ठीक है, और आप अपना बॉडी उसके कांटेक्ट में ले जाते हैं, तो खुजली जो है, जो उसका जर्म है, जो उसका जीवाणु है, इलेक्ट्रॉन की तरह आपके बॉडी में आ जाएगा, फिर आप भी खुजाना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं समझना है, लेकिन समझाने के लिए ऐसे समझिए, एग्जाम्पल बेस्ट वही है, खुजली इज बेस्ट एग्जाम्पल। थोड़ा सा और देखते हैं। अब चलिए, और भी पॉइंट है, ठीक है, अपना एक और पॉइंट लेते हैं, उसको समझते हैं कि चार्ज जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज जो है मास के साथ ऑलवेज एसोसिएटेड होता है, मतलब कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रू मास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी चार्ज, कैन थ्रू मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कहने का मतलब है कि एक छोटा सा कण या एक छोटा सा ऑब्जेक्ट या एक छोटा सा कोई भी वस्तु, उसका कुछ मास होता है, आखिर चार्ज किसके लिए होगा, क्यों होगा, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, और चार्ज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रू मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब मास जो है वो चार्ज के बिना रह सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो मास के बिना नहीं रह सकता है। आखिर किसी चीज का कुछ मान होगा, कुछ वैल्यू होगा, कुछ क्रेडेंशियल्स होगा, तभी तो उसको हम रेफर करेंगे। चार्ज किसके लिए होगा? किसी ऑब्जेक्ट के लिए होगा, किसी वस्तु के भार के लिए होगा, किसी चीज के लिए होगा। ऐसे ही तो बिना मतलब का चार्ज थोड़ी घूमेगा, या ऐसे ही बिना मतलब का कोई चार्ज कंसिडर तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है।
तो कहने का मतलब है मास इंडिपेंडेंट है। इसके केस में क्या है, मास जो है इंडिपेंडेंट है, इसको कोई मतलब नहीं पड़ता है चार्ज रहे ना रहे, लेकिन चार्ज को मास का जरूरत है, चार्ज को मास का जरूरत है। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बताता है कि चार्ज जो है मास के साथ हमेशा संलग्न रहता है, एसोसिएट रहता है। जैसे कि हम एसोसिएट सीए देखते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, ठीक है, तो वो एसोसिएशन होता है, मतलब उसके सानिध्य में रहना ही रहना, उसका उपाय नहीं है। तो चार्ज जो है मास के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन मास रहे ना, चार्ज रहे ना रहे, मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इसके साथ रहे किसी के साथ रहे, वो हमेशा रहता है। ठीक है, हालांकि ये सारा चीज आपको प्रैक्टिकली आगे भी बताते चलेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक टॉपिक और आता है या एक टर्म और आता है जिसमें हम ये जिक्र करेंगे कि चार्ज जो है कंजर्व है। समझिए बात को कि चार्ज जो है कंजर्व है, वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक जगह से दूसरे जगह में वो परिवर्तित होता रहेगा और होता आया है, लेकिन वो कंजर्व होता है। वो कंजर्व होता है, चार्ज को ना ही आप बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। समझिए बात को, जैसा कि एनर्जी के साथ होता है कि ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते हैं ना एनर्जी को मिटा सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, समझिए सिंपल एग्जाम्पल, हम बोल रहे हैं, ये साउंड एनर्जी है। ये जो माइक आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब साउंड एनर्जी को ये रिसीव करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ले जाके जिस डिवाइस से आप सुन रहे होंगे, जो स्पीकर होगा, ईयरफोन होगा, कुछ भी होगा, उससे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, साउंड एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। मतलब साउंड से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से फिर साउंड। समझ रहे बात को, मतलब खत्म नहीं हुआ, वो शुरू हुआ और तब भी है, फिर वहां से भी कोई कुछ बोलेगा तब भी आएगा, मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, जैसे एनर्जी में होता है सेम वही है कि चार्ज जो है कंजर्व है। ठीक है, न ज़्यादा है न कम है, कंजर्व है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि थोड़ा उधर चला जाएगा थोड़ा उधर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरफ जाएगा पूरा ही जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज को हम ना कभी बनाए हैं ना कभी मिटा सकते हैं, चार्ज जहाँ भी है कहीं भी जाए वो कंजर्व ही रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक एनर्जी। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं, इन वेरिएंस ऑफ चार्ज, मतलब एक वेरिएंस होता है भिन्नता, और चार्ज का इनवेरिएंस मतलब भिन्नता नहीं होना। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, गति को बोलते हैं। ठीक है, गति बोलते हैं, स्पीड पर यूनिट टाइम, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है, चार्ज का, एलिमेंट्री चार्ज का, वो किसके स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वेलोसिटी के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेलोसिटी है नहीं है, कितना है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब एक चार्ज है, तुम सिंपल समझो, कोई चार्ज क्यू है, वो इधर उधर घूम रहा है स्पेस में, किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी के लिए घूम रहा, आराम से घूम रहा, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किस स्पीड से घूम रहा है, वो चार्ज है, उस पर मान लो कि इस पे 1 कूलम का चार्ज है, उसको उतना ही तो मतलब, इस पे हो सकता है कि 5 कूलम का चार्ज हो Q2 पर, उसको उतना ही से मतलब, उसको कोई मतलब नहीं है कि 5 के स्पीड से चल रहा है या 50 के स्पीड से चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, जितना चार्ज है बस उतने से उसको मतलब। अब आते हैं अपने एक और पॉइंट पे कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज का जिक्र किए थे तो आपको ये बात हम सबसे पहले शुरू में ही बोल चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो तब डिफाइन होता है कि जब वो एक्सपीरियंस करे या प्रोड्यूस करे किसके डोमेन में, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, उसके प्रभाव में। ठीक है, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके प्रभाव में व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन पे है, ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सिर्फ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है, इन द स्पेस सराउंडिंग इट। ठीक, हाउएवर इफ द चार्ज पार्टिकल इज इन अनएसिलरेटेड मोशन, इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एन अनएसिलरेटेड का मतलब हुआ कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे एसिलरेशन नहीं हो रहा,
मतलब एक अब वस्तु या कोई भी चीज अपने जगह से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा, डिस्प्लेस नहीं कर रहा, अपने स्थान को स्थानांतरित नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक तो कंडीशन हो गया कि हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में तभी होगा, ठीक है, इट एट रेस्ट व्हेन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग, जिस स्पेस में जिस सराउंडिंग में वो फिक्स है, क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में होता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, जब अनएक्सिलरेटेड मोशन में होगा तब वो प्रोड्यूस करेगा किसको, दोनों विद्युत और चुंबकीय फील्ड दोनों को, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को, ठीक है। एंड इफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड, अब देखिए कहने का मतलब है कि अनएक्सिलरेटेड है, अनएक्सिलरेटेड मोशन में है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दोनों इलेक्ट्रिक को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही एक्सिलरेटेड है, मतलब कि वो स्थानांतरित होगा अपने जगह से, वो मूव करेगा, कोई भी चार्ज मूव करेगा, ठीक है, तब इट नॉट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ से बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है जो आगे चल के आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा। सिंपल समझिए, ऐसा समझिए कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अपने सराउंडिंग में जैसे मान लो कि हम आराम से बैठे हुए हैं, समझो बात को, हम आराम से बैठे हुए हैं, ये मेरा फील्ड है, मेरा हाथ दोनों जहाँ तक जा रहा है ये मेरा फील्ड है, ठीक है। हम बैठे बैठे इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ क्रिएट करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे, ये सिर्फ मेरा फील्ड है, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है किसी को भी पकड़ के उठा के इधर उधर फेंक सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर अनएक्सिलरेटेड मोशन में है, ऐसा मोशन जो हम आगे जा ही नहीं रहे हैं, जा भी रहे हैं तो एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बैलगाड़ी को चलना क्या बोलोगे, बैलगाड़ी से नहीं बोलते हैं, जो चींटी का चाल है, कछुआ का चाल है, उसको मोशन बोलेंगे लेकिन अनएक्सिलरेटेड मोशन बोलेंगे, वो चल तो रहा है लेकिन कब तक चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऐसा चाल है। रोलर देखते हो, रोड रोलर, जिससे रोड का रोलिंग किया जाता है पिच का, तो वो भी एक तरह से समझो कि अनएक्सिलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल है। अभी वाला नहीं, बहुत पहले वाला देखोगे बहुत धीरे धीरे चलता था, वो कोई मूवी का सीन है उसमें होता है ना कि पूरा बिल्डिंग ध्वस्त कर देता, तो वो वाला रोड रोलर, तो उसका भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा चार्ज पार्टिकल जो अनएक्सिलरेटेड मोशन में है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही चल रहे हैं, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, अनएक्सिलरेटेड है, मतलब बहुत तेजी से अपने रफ्तार को धीरे धीरे नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत धीमे गति से जा रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, बना लेंगे। लेकिन अगर एक्सिलरेटेड मोशन में है, मतलब एक्सिलरेटेड है, मतलब अपने जगह से एक समय के हिसाब से तेजी से भाग सकता है, स्थानांतरित हो सकता है अपने जगह से, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो उस केस में क्या करेगा, जब एक्सिलरेट होगा तब केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को नहीं जनरेट करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही जनरेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वहां पे एनर्जी रेडिएट करने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस भी है और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब खुले स्पेस के सराउंडिंग में क्या करेगा, ऐसे समझिए, बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब खुले सराउंडिंग में, स्पेस में वो क्या करेगा, रेडिएट करने लगेगा, मतलब फैलने लगेगा, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन फैलने लगेगा, चार्ज फैलने लगेगा, सिंपल सा बात है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग यही समझे हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज बचपन वाला वही कहानी हम लोग लाए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं तो कंट्रोल फ्लो का बात करता है, यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का बात नहीं करता है। ये फ्लो कैसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, वो अलग बात है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जब रेस्ट में है, आराम से है, तो चार्ज क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अपने
पर्टिकुलर स्पेस में अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अनएक्सिलरेटेड मोशन में है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे चींटी के चाल में जा रहा है, कछुआ के चाल में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर एक्सिलरेटेड मोशन में है चार्ज, तो उस केस में न केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, बल्कि वो चार्ज जो है एक एनर्जी के फॉर्म में आकर रेडिएट होगा और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को जनरेट कर देगा। कहाँ पर? अपने सराउंडिंग स्पेस में। कुल मिला के बात यही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि चार्ज जो है जब एक्सिलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी जनरेट करने का क्षमता रखता है। कब? एक्सिलरेटेड मोशन में, एक्सिलरेटेड मोशन में होता है तब, एक्सिलरेटेड मोशन में होता है तब। ठीक है, अगर वो गलती से, और अगर मान लीजिए कि वो अनएक्सिलरेटेड मोशन में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ही जनरेट करेगा। कब? जब अनएक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मोशन में है, जब अनएक्सिलरेटेड मोशन में है। ठीक है, अनएक्सिलरेटेड मोशन में है। और नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में है तो वो क्या करेगा? रेस्ट में अपना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, अनएक्सिलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड को, एक्सिलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक को जनरेट कर देगा, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, और कभी भी कोई भी चीज़ का डाउट नहीं लेना है, उसको कनेक्ट करके समझना है, हमेशा समझ में आएगा। तो आज की क्लास में आपका इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे नौ टॉपिक के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए, और जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका सवाल हल होगा, सवाल मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।